उस दिन जब अस्पताल के बाहर मैं अकेला बैठा था, मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। डॉक्टर अंदर थी और अविका भी अंदर थी। मैं अपने ही डर के साथ बाहर बैठा हुआ था। लोग कहते हैं कि उस दिन इंसान की असली सोच उसके सामने आ जाती है। मेरी भी सामने आ गई थी। मैं बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्या होगा। मेरे कान हर आहट पर खड़े हो जाते थे। नर्स के कदमों की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन से जैसे जुड़ गई थी। सच बताऊं तो उस दिन मैं सिर्फ एक बाप नहीं था, मैं ऐसा फैसला था जो ये तय करने वाला था कि मैं अपनी औलाद को अपनाऊंगा या अपनी पुरानी सोच को पकड़े रहूंगा। फिर दरवाज़ा खुला। नर्स मुस्कुराई। उसी एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन कैसे बदलेगी ये तब मैं नहीं जानता था, क्योंकि असली कहानी बच्चे के जन्म से नहीं शुरू हुई थी। असली कहानी मेरी सोच के जन्म से शुरू हुई थी। मेरा नाम आदित्य है। मैं अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। पापा के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आ गई थी। मैं सरकारी स्कूल में टीचर था। सुबह को स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और शाम को ट्यूशन सेंटर में बच्चों को ट्यूशन देता। बच्चों के एग्जाम्स के दिनों में तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था। रात को 10 साढ़े 10 तक मैं बच्चों को पढ़ाता रहता। अपनी 5 बहनों की शादी मुझे करनी थी। माँ बूढ़ी थी। धीरे धीरे मैंने पांचों बहनों की शादी कर दी। उन्हें दहेज भी दिया ताकि आगे जाकर बहनों को कोई ताना नहीं सुनना पड़े। उनकी शादियों में मैंने कुछ कर्जा लिया था, अभी वो उतारना मेरे जिम्मे में था। एक दिन माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब तू भी अपनी शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। अगर तू कहेगा तो मैं तेरी बात कर लूंगी। उन लोगों का घराना भी बहुत अच्छा है। लड़की का नाम अविका है, बहुत पढ़ी लिखी भी है। माँ मुझसे बहुत खुश होकर ये बात कह रही थी। फिर मैंने माँ की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी कि ठीक है माँ, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने माँ से इस हवाले से ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे, इसीलिए कि अगर माँ ने किसी को पसंद किया है तो वो लड़की अच्छी ही होगी। फिर माँ ने उन लोगों से बात कर ली थी और 1 महीने में हमारी शादी की तारीख रखी गई। हमारी शादी ज़्यादा धूम धड़ाके से नहीं, बहुत सादगी से हुई। वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत कम दहेज दिया था। दहेज तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही था। इस सब से मेरे दिल में कुछ खटक जरूर हुई थी, पर जुबान बंद ही रही। अविका हमारे घर आ गई थी। वो ज्यादा बात नहीं करती, बस सबकी सुनती। हर वक्त माँ के साथ कामों में लगी रहती, पर दिल का वो हिस्सा जो मेरे प्यार का था, वो शायद कहीं और ही उलझा हुआ था। पहले ही दिन माँ ने चुपके से मेरे कान में कहा कि नई नवेली दुल्हन है बेटा, इसके साथ नरमी से रहना। उनकी ये बात सुनकर मैंने हल्का सा सर हिला दिया था, पर अंदर ही अंदर कुछ खोखला सा था। उसका कोई दहेज नहीं था, न बेड, न किचन, न कोई बर्तनों का सेट, न सोने का कोई जेवर। हर वो चीज जिसको मैं सालों से अपनी बहनों की शादी में देता आ रहा था, अब मेरी अपनी शादी में कहीं भी वो चीजें नहीं थी। एक दिन जब मोहल्ले के एक पुराने दोस्त ने मुझसे हंसी मजाक में कहा कि आपकी दुल्हन दहेज में क्या क्या सामान लेकर आई है, उसके इस सवाल पर मैं चुप हो गया था। मैं क्या ही जवाब देता कि मेरी पत्नी बिल्कुल ना के बराबर दहेज लेकर आई है। उस दिन पहली बार मेरे दिल में वो बात चुभ गई थी। अविका ने एक दिन मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाया। मैंने उसको चक्कर बस इतना बोला कि ये खाना भी तुम्हारी माँ के दहेज जैसा ही है, बिल्कुल बेस्वाद। मेरे ताने देने पर उसने कुछ नहीं कहा, बदले में कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बर्तन उठाकर वहां से किचन में चली गई। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा आदित्य, वो तो बेचारी तुम्हारे साथ शादी ही निभा रही है, भला उसका क्या कसूर है जिसकी सजा तुम उसे दे रहे हो। अब उसके माँ बाप कुछ नहीं दे सकते थे तो क्या करें। नहीं, कसूर वही है माँ। ये हमारे घर खाली हाथ आई है। मैंने अपनी सब बहनों की शादी पर दुनिया जहाँ का सामान दिया था, किसी ने भी खाली हाथ उनको नहीं अपनाया, और मैंने सब कुछ बर्दाश्त करके खाली हाथ इसको अपना लिया है। मेरी इस बात पर माँ ने मुझे गौर से देखा, जैसे कि कहना चाहती हूँ कि ये शब्द कौन बोल रहा है, मेरा बेटा या फिर कोई और। मगर मेरा व्यवहार नहीं बदला। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। अविका हर दिन यही कोशिश करती रहती कि घर का सुकून बना रहे, घर में सुख रहे, कोई तनाव पैदा नहीं हो। पर मेरे ताने, ये खामोशियाँ उसके सब्र को लगातार ही कांपने पर मजबूर करती रहीं। मैंने कभी भी खुलकर उससे प्यार ही नहीं किया, न कभी उसके लिए कुछ अच्छा कहा।
क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ एक औरत थी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा तो बन गई थी, पर दिल का हिस्सा नहीं बन सकी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि अविका उम्मीद से है, तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर सर हिलाकर कमरे में चला गया था। फिर जब 9 महीने गुजरे तो एक दिन अस्पताल से फोन आया कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। मैं घर में ही था। मैंने इस खबर को सुनते ही फोन बंद कर दिया और फौरन से मोबाइल अपनी जेब में डाला। फिर ऑफिस की तरफ निकल गया। ये बात जानकर न मैं अस्पताल गया और ना ही बच्ची को देखा। शाम को जब माँ ने मुझे बताया कि तेरी बच्ची बहुत प्यारी है, उसकी आंखें बिल्कुल तेरे जैसी ही हैं, तो मैं क्या करूँ माँ? अगर बेटा होता तो शायद कुछ खुशी भी होती। मैंने फौरन से झुंझलाकर ये जवाब दिया था। मैं लड़की के होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अविका ने बच्ची का नाम वामिका रखा था। वो बेटी के आसपास ऐसे घूमती रहती थी कि जैसे कोई कीमती खजाना हो। वो उसे बहुत प्यार करती थी, हर वक्त उसको खिलाती रहती। लेकिन मैंने कभी भी उसको गोद में नहीं उठाया, ना ही कभी अपनी बेटी वामिका को प्यार से बुलाया। एक बार माँ ने मुझसे कहा भी कि ये तेरी बेटी है, तेरा खून का हिस्सा है। आदित्य, कुछ तो प्यार दिखा, बेटा बहुत प्यारी है। तो मैं क्या करूं? अरे माँ, मैं तो इस घर का वारिस चाहता था। बेटी का क्या फायदा, इसको तो शादी करके एक दिन चले ही जाना है। अविका ने तब भी मेरी इस कड़वी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वामिका को अपनी गोद में ले लिया और अंदर कमरे में चली गई थी। मैं शाम को बाहर बैठकर चाय पीता रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मोहल्ले की औरतें वामिका को देखने के लिए आती और मुझे मुबारकबाद देती। फिर मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर कहता कि शुक्रिया। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। न जाने क्यों हर चीज में कमी महसूस होती। पत्नी की खामोशी, बेटी की मौजूदगी, ये सब कुछ मुझे एक बोझ सा लगने लगा था। वामिका के जन्म के बाद घर में एक खामोश साया लहराने लगा था। अविका सुबह से शाम तक वामिका के आगे पीछे घूमती रहती। माँ भी घर के छोटे मोटे काम संभाल लेती और मैं अपनी नौकरी, कर्ज और अपनी उलझन में ही उलझा रहता। पर उस रूटीन को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दूसरी बार जब अविका उम्मीद से हुई तो माँ ने हल्की सी खुशी के साथ मुझसे कहा कि शायद अब बेटा हो जाए तो घर में रौनक ही आ जाएगी। तो मैंने रूखे से लहजे में कहा कि हाँ, ये भी पहले जैसा नहीं हो, कभी बेटे की जगह फिर बेटी हो जाए। अविका ने कुछ नहीं कहा था। वो पहले ही जान चुकी थी कि मैं किस सोच के साथ सांस लेता हूँ। ऐसे ही महीने गुजरते गए। उसके पेट का उभरना बढ़ा और मेरी खामोशी और ज्यादा गहरी होती चली गई। फिर 9 महीने के बाद जब दूसरी लड़की पैदा हुई, उसकी मुझे खबर मिली, तो मैं हॉस्पिटल के गलियारे में बैठा हुआ एक पुरानी सी फाइल के पन्ने पलट रहा था। डॉक्टर ने आकर मुझे बताया कि मुबारक हो, एक बेटी और हुई है। माँ और बच्ची दोनों ही ठीक हैं। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई थी। मैंने खामोशी से कागजात को समेट लिया और बिना अंदर जाए अस्पताल से बाहर निकल आया। मैंने अपनी दूसरी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। शाम को जब माँ घर पर आई, उन्होंने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा और बोली कि बेटा भी ऊपर वाले की देन है और बेटी भी। फिर तो किस बात को लेकर इतना चिढ़ा हुआ है? नहीं माँ, ये बातें बस तब अच्छी लगती हैं जब सुनी जा रही हों, लेकिन जब वो बात खुद पर बीते तो पता चलता है। मेरी इस बात पर माँ ने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा और कुछ कहना चाहा, फिर वो खामोश हो गई थी। अविका की कोख से दूसरी बेटी भी दुनिया में आ चुकी थी और मैं उस दिन से दोनों बेटियों से अजनबियत का व्यवहार रखने लगा। वामिका अब 2 साल की हो चुकी थी और मेरी दूसरी बेटी भी माँ की गोद में ही थी, मगर मेरे लिए दोनों सिर्फ बढ़ती हुई जिम्मेदारियां थी। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो वामिका दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, अपने छोटे छोटे से हाथों में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था। तब मैंने गिलास पकड़कर उससे तेज लहजे में कहा कि पानी गिर जाएगा, ये काम बड़ों का है, तुम क्यों पानी का गिलास लेकर खड़ी हुई हो यहाँ? मेरी इस बात पर वो डर गई थी और 2 कदम पीछे हट गई। फिर अविका उसको अपने साथ ही अंदर ले गई। माँ भी वहीं पास में बैठी हुई थी। बोली कि बच्ची है, अपने बाप से सिर्फ प्यार चाहती है, कोई डांट डपट नहीं, तुम बिना वजह डांट देते हो। मैं फौरन से बोला कि प्यार बेटे से होता है माँ, बेटियों से तो सिर्फ खर्चा बढ़ता है और कुछ नहीं। माँ ने अपनी चादर सीधी करी और बोली कि बेटियों को जब तू ही नहीं अपनाएगा तो दुनिया उनको क्या अपनाएगी? उन दिनों माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। कभी उनके कमर में दर्द होता तो कभी बुखार, और मैं दवाएं खरीद कर लेकर आता, पर वक्त अब उनके हाथ से निकलता ही जा रहा था। वो अक्सर मुझसे कहती कि तू दिल से सख्त होता जा रहा है आदित्य,
काश ऊपर वाला तेरा दिल नरम करे। और मैं जवाब देता कि माँ, वक्त ने नरम रहने की इजाज़त ही कब दी है। फिर कुछ महीनों के बाद माँ बिस्तर से नहीं उठ सकी। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, डॉक्टर को बुलाया, दवाई लेकर आया, पर वक्त की चक्की से कोई बचा नहीं है। माँ एक रात खामोशी से दुनिया से चली गई। उनके मरने पर मैं बिल्कुल टूट गया था। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब लोग अफसोस करके वापस चले गए, तो घर में मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग ही बाकी रह गए थे। मैं, अविका और 2 छोटी बेटियां। अविका ने माँ की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी। कुछ दिनों तक मोहल्ले की औरतें भी आती जाती रहीं, पर मैं अंदर से और ज्यादा खोखला हो चुका था। माँ मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत नरमी छोड़ कर गई थी, वो भी उनके साथ ही अब मर चुकी थी। अब अविका की आंखों में डर था। वो पहले भी मेरी खामोशी से डरती थी, अब मेरे व्यवहार से सहमी हुई रहती। बेटियां भी दिन ब दिन घबराई हुई सी रहने लगी। जब मैं घर पर आता, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कोने में बैठ जाती। वामिका अब 3 साल की हो चुकी थी और मेरी छोटी बेटी रीवा अभी मुश्किल से 7-8 महीने की ही हुई थी। एक बार वामिका ने बैठक में खेलते हुए मेरी चप्पल पहन ली थी और हंसते हुए कहने लगी कि पापा, देखो, मैं आप जैसी लग रही हूं ना। तो मैंने सख्त लहजे में उससे कहा कि निकालो मेरे चप्पल, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, क्यों पहना है तुमने इनको। तो इस पर अविका ने फौरन से आकर उसको वहां से उठा लिया और कहने लगी कि चलो वामिका, पापा थके हुए हैं, तुम परेशान नहीं करो। फिर वो दोनों बेटियों को साथ ही अंदर ले गई। हर दिन मैं कोई ना कोई बात निकालता, जिससे अविका को एहसास दिलाता रहूं कि वो अपने साथ कुछ नहीं लाई है और न कुछ दे सकी है। अब सिर्फ वो बेटियों की लाइन लगा रही है। बेटियों के बीच गुजरते हुए दिन मेरे लिए रोज एक नया बोझ बन गए थे। वामिका भी स्कूल जाने लगी थी और छोटी बेटी बोलने लगी थी। दोनों बहनें घर में खेलती हंसती और मुझसे बात करने की कोशिश किया करती, पर मैं हर बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। एक शाम स्कूल से वापस आने पर मैंने अपना बैग मेज पर रखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अविका ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने एक घूंट पिया और सामने बैठी हुई वामिका को देखा, जो अपनी कॉपी में खुशी से रंग भर रही थी। ये सब किस काम के हैं? न उनके पास दहेज होगा और न उनका बाप कुछ दे सकेगा, सिर्फ बोझ बढ़ता जा रहा है। अविका ने धीरे से कहा कि ऊपर वाले ने जो दिया है उसका शुक्र करिए। शुक्र? मैं इस पर हंस पड़ा। 2 बार ऊपर वाले ने वही दिया, दोनों बार बोझ ही मेरे हिस्से में आया। शायद अब तीसरे की नौबत आए, तो शायद जब भी ऊपर वाला वही देगा। मैंने अपने अंदर का जहर उसके सामने उगल दिया था। लेकिन उस रात में देर तक बैठा हुआ कुछ सोचता रहा। फिर अगले दिन स्कूल में अपने कलीग विवान से बात करी। विवान मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ा था, लेकिन उसके व्यवहार की सादगी और दिल की साफगोई उसे और भी बड़ा बना देती थी। वो स्कूल में साइंस पढ़ाता था, पर उसकी बातों में सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी की गहरी समझ झलकती थी। उस दिन स्टाफ रूम में हम दोनों चाय पी रहे थे। बाहर हल्की धूप थी और अंदर रोज की तरह टीचर्स की हलचल। तभी उसने अचानक मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे वो मेरी आंखों के पीछे छिपी हुई थकान पढ़ लेना चाहता हो। फिर उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि आदित्य, तू बहुत बदल गया है। पहले तेरे चेहरे पर सिर्फ थकान होती थी, अब उसमें कड़वाहट और शिकायत साफ दिखाई देती है। और मैंने हल्की हंसी के साथ बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि आखिर बात क्या है। उसके इस सीधे सवाल ने जैसे मेरे अंदर दबे हुए शब्दों को रास्ता दे दिया हो। मैंने पहली बार किसी के सामने अपना मन खोला और कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, सर पर पहले से कर्ज है और ऊपर से समाज के ताने। एक अकेला आदमी आखिर कब तक मजबूत बना रहे? हर तरफ जिम्मेदारियां हैं और कोई सहारा नहीं है। मेरी बात पर विवान कुछ पल चुप रहा, जैसे मेरे दर्द को समझ रहा हो। फिर उसने बहुत शांत लहजे में कहा कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बोझ हमारी सोच होती है। उसकी ये बात मेरे अंदर चुभ गई। मुझे गुस्सा सा आ गया और मैंने फौरन से कहा कि ये सिर्फ कहना आसान है, तेरे तो 2 बेटे हैं, तू मेरी बात नहीं समझेगा। फिर वो मुस्कुराया और बोला कि हाँ है, लेकिन अगर बेटी होती तो क्या मैं उसे कम प्यार करता? तो खुद इतना पढ़ा लिखा आदमी है, बच्चों को बराबरी का पाठ पढ़ाता है, फिर घर में खुद ही फर्क क्यों करता है? उसकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं, लेकिन उस समय मैंने मानने से इनकार कर दिया था। घर लौटते समय रास्ते में पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक नई किराएदार आई है। एक औरत और उसकी लगभग 10-11 साल की बेटी।
बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम समीरा है और बच्ची का नाम अनाया है, और कुछ साल पहले एक्सीडेंट में उनके पति का निधन हो गया था। जब मैंने पहली बार अनाया को देखा तो वो अपनी माँ का हाथ थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कम उम्र में ही उसने जिंदगी की सच्चाइयों को समझ लिया हो। दिन बीतते गए और एक शाम जब मैं घर के बाहर बैठा था, तब वामिका और रीवा दरवाजे के पास खेल रही थी। तभी अनाया वहां आई और बड़े अपनेपन से उनके साथ खेलने लगी। वो वामिका को रंग भरना सिखा रही थी और कह रही थी कि रंग को लाइन के बाहर रंग मत निकालना, ऐसे धीरे धीरे भरो। और रीवा ताली बजाकर हंस रही थी। समीरा दूर खड़ी हुई ये सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय एक पड़ोसी औरत ने हंसते हुए ताना मारा कि आदित्य जी, आपके घर पर तो पूरी कन्याओं की पाठशाला ही बन गई है। इस बात पर सब लोग हंस पड़े और मैंने भी जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं चुभन गहरी हो गई। उस रात जब मैं अपने कमरे में था तो बाहर से भीगी सिसकियों की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा वामिका नींद में ही रो रही थी और बड़बड़ा रही थी कि पापा गुस्सा मत होना, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू गालों पर बह रहे थे। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। अविका उसके पास बैठी उसके बाल सहला रही थी और उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में एक सवाल था कि क्या यही एक बाप का रूप होता है। पर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। कुछ दिनों के बाद स्कूल में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन वीक के अवसर पर प्रोग्राम रखा गया। मुझे मंच पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक पर स्पीच देनी थी। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं माइक के सामने खड़ा हुआ और सामने बैठे बच्चों की भीड़ को देखा। मैंने कहना शुरू किया कि बेटियां समाज की शक्ति हैं, उन्हें बराबरी के अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अंदर कहीं मेरी आत्मा मेरी ही बातों का मजाक उड़ा रही थी। तभी पहली लाइन में बैठी एक बच्ची ने पूछा कि सर, अगर घर वाले ही बेटी को कम समझे तो क्या करें। इस सवाल पर पूरा हॉल शांत हो गया और मेरे गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में मुझे अपनी वामिका दिखाई दी थी। कुछ पलों के बाद मैंने कहा कि घर वालों को बदलना होगा, क्योंकि बेटी का पहला हक उसके अपने घर पर होता है। फिर तालियां बजीं, लेकिन मुझे लगा जैसे हर ताली मेरे चेहरे पर तमाचा है। उसी दिन जब मैं घर लौटा तो देखा रीवा तेज बुखार में तप रही है। अविका घबराई हुई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मैंने पहली बार बिना कुछ कहे रीवा को अपनी गोद में उठाया। उसका नन्हा शरीर आग की तरह तप रहा था और उसने कमजोर आवाज में मुझे पुकारा। उसकी छोटी उंगलियां मेरी शर्ट कसकर पकड़ रही थी और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट कर फिर से जुड़ने लगा। मुझे पहली बार लगा कि ये बोझ नहीं बल्कि मेरा अंश है। मैं उसे अस्पताल लेकर भागा और पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की बात नहीं है, तो फिर मैंने राहत की सांस ली। कुछ समय के बाद स्कूल से खबर मिली कि स्टाफ कम किया जा रहा है और लिस्ट में मेरा नाम भी था। मेरे ऊपर कर्ज तो पहले से था ही और अब नौकरी भी खतरे में नजर आ रही थी। घर लौटते समय मुझे लगा जैसे जिंदगी मेरे सामने आईना रख रही हो। घर पहुंचा तो वामिका अपनी कॉपी लेकर बैठी थी और खुशी से बता रही थी कि वो पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। उसके रिपोर्ट कार्ड में टीचर ने लिखा था कि वो बहुत ही होनहार है और फ्यूचर में एक मेजर ऑफिसर बन सकती है। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि जिसे मैं बोझ समझता था वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अविका दरवाजे पर खड़ी हुई ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में सालों के बाद उम्मीद झलक रही थी, लेकिन इम्तिहान अभी भी बाकी था। उसी रात विवान का फोन आया और उसने बताया कि स्कूल से निकाले जाने की असली वजह कटौती नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ की गई शिकायत है, जिसमें कहा गया है कि मैं बच्चों के साथ सख्त हूँ और लड़कियों के प्रति भेदभाव करता हूँ। अगर ये आरोप ठीक हुए तो मेरी सरकारी नौकरी हमेशा के लिए जा सकती थी। उसके फोन कटते ही मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले खिसक गई हो। मैं धीरे से उस कमरे में गया जहां वामिका और रीवा सो रही थी। उनके सिरहाने बैठकर मैंने पहली बार खुद को कटघरे में खड़ा पाया। मेरे अंदर डर से ज्यादा शर्म थी। क्या मैं सच में अपने ही घर की बेटियों के सामने कसूरवार हूँ? और क्या अभी भी समय है कि मैं सब कुछ बदल सकूं? बाहर रात बहुत गहरी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी की नई सुबह इसी अंधेरे से शुरू होने वाली है। मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा,
कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वामिका करवट बदलकर सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूम शांति थी और पलकों के पास सूखे आंसुओं की पतली सी लकीर साफ दिख रही थी। रीवा अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां बंद किए गहरी नींद में थी, जैसे उसे इस दुनिया की किसी चिंता से कोई मतलब ही न हो। पहली बार मुझे साफ समझ आया कि इन दोनों की दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मैं ही हूँ और उसी सहारे में दरार भी मैं ही डाल रहा हूँ। उस रात में बिल्कुल नहीं सोया। मैं बस छत को देखता रहा और अपने ही कहे हुए शब्द याद करता रहा कि बेटियों से खर्च बढ़ता है। मैंने ये बात कितनी बार कही थी और कितनी बार अपनी ही बच्चियों के सामने बोली थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर सुबह हुई तो मन बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था कि रात ने मुझे झंझोड़ तो दिया है, लेकिन अब फैसला मुझे ही करना है। अगले दिन स्कूल पहुंचा तो जांच करने वाली कमेटी पहले से ही बैठी थी। दो ऑफिसर क्लास के पीछे कुर्सी डालकर चुपचाप सब देख रहे थे। मैंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रहा, बल्कि खुद को साबित कर रहा हूँ। जब सवाल पूछने का समय आया तो आदत के मुताबिक मेरी नज़र आगे बैठे लड़कों पर गई, लेकिन फिर जाने क्यों मेरी नज़र पीछे बैठी नेहा पर रुक गई। वो अक्सर चुप रहती थी। मैंने उसे खड़ा किया और कहा कि तुम जवाब दो। इस पर वो थोड़ी घबराई, लेकिन उसने सही जवाब दिया। क्लास में हल्की तालियां बजीं और पीछे बैठे ऑफिसर कुछ लिखते रहे। उसी पल मुझे समझ आया कि फर्क करना बहुत आसान है, लेकिन सबको बराबर देखना हर पल ध्यान मांगता है। दिन भर मैं अंदर से थका हुआ रहा। घर लौटा तो माहौल कुछ बदला हुआ लगा। अविका ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने धीमी आवाज में कहा कि आज वामिका स्कूल से रोते हुए आई थी। मैं तुरंत अंदर गया। वामिका कोने में बैठी थी। उसकी कॉपी खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ लिख नहीं रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और पूछा कि क्या हुआ वामिका। वो पहले चुप रही, फिर धीरे से बोली कि कुछ लड़कियां कह रही थी कि तेरे पापा तो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, तू भी बोझ ही है ना। उसकी बात मेरे दिल पर जोर से लगी। मुझे लगा मेरे घर की गलत सोच अब बाहर भी पहुंच गई है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम बोझ नहीं हो बेटा। तब उसने सीधा सवाल किया, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अविका दूर खड़ी हुई सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस सालों की चुप्पी की थकान थी। रात को खाने की मेज पर अजीब सी खामोशी थी। रीवा अपनी तोतली आवाज में कुछ बोल रही थी। वामिका चुप थी और मैं अपने ही शब्दों से हार चुका था। कुछ दिन के बाद कमेटी की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि शिकायतें गंभीर हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले मुझे अपने व्यवहार में बदलाव के लिए एक ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। मुझे 3 दिन के कैंप में भेजा जाना था, जहां टीचर्स को बराबरी और बच्चों के साथ सही व्यवहार के बारे में समझाया जाता है। पहले मुझे ये सब बुरा लगा, जैसे मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है, लेकिन नौकरी बचानी थी इसलिए जाना पड़ा। पहले दिन हमसे कहा गया कि अपने बचपन की वो याद लिखो जब तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैंने सोचा और मुझे अपना बचपन याद आया, जब घर में पैसों की कमी होती थी और बहनों की पढ़ाई के कारण माँ कई बार मेरे लिए नई चीज़ें लेने से पहले सोचती थी। तब मुझे गुस्सा आता था और लगता था कि मेरे साथ कम ध्यान हो रहा है। फिर हमसे पूछा गया कि अब सोचो तुम्हारी बहनों ने क्या महसूस किया होगा। मैं चुप हो गया। पहली बार मैंने खुद को सिर्फ बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक भाई की तरह सोचकर देखा, और उसी समय मुझे वामिका याद आई। 3 दिन तक वहां बेटियों की पढ़ाई, घर के माहौल और बच्चों पर पड़ने वाले असर के बारे में खुलकर बात हुई। एक लेडी टीचर ने बताया कि उसके पापा उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज वो बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है। उसकी आंखों में गर्व था। मैं सोचता रहा, अगर उसे रोक दिया गया होता तो आज वो कहाँ होती। तीसरे दिन जब मैं घर लौटा तो शाम हो चुकी थी। दरवाज़ा वामिका ने खोला। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा आप आ गए। उसकी आवाज़ में सच्ची खुशी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। वो पहले थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। फिर रीवा दौड़ कर आई और मेरे पैरों से लिपट गई। अविका दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उम्मीद ज़रूर थी। उस रात मैंने खुद बात शुरू की और वामिका से पूछा कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। मेरे सवाल पूछने पर वो पहले हैरान हुई, फिर धीरे धीरे बताने लगी। उसके चेहरे पर चमक थी। मैं सच में उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी सब ठीक नहीं करती।
कुछ हफ्तों बाद वो आदमी घर आ गया जिससे मैंने कर्ज लिया था और मैं उसे दे ही नहीं पा रहा था। उसने साफ कहा कि अगर तुमने महीने भर में मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो कानूनी कदम उठाऊंगा। इस बात से मैं परेशान हो गया। नौकरी पूरी तरह सेफ नहीं थी और ट्यूशन भी अब कम हो गए थे। मैं देर रात तक हिसाब लगा रहा था, तभी वामिका चुपचाप आई और अपनी गुल्लक मेरे सामने रख दी। उसने कहा, पापा, इसमें कुछ पैसे हैं, क्या आप ले लो। मैंने कहा, बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं क्यों लूं? तब वो बोली कि जब आप परेशान होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता पापा। उस पल मुझे साफ समझ आया, जिसे मैं बोझ कहता था वही मेरा बोझ हल्का करने आई है। उस लम्हे मेरी आंखें भर आईं। मैंने गुल्लक वापस करते हुए कहा कि अब तुम्हारे पापा खुद संभाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। उस रात मैं छत पर गया। आसमान में चांद साफ दिख रहा था। मैंने मन ही मन माँ को याद किया और माना कि मैं गलत था। बेटियां खर्च नहीं होती, वो घर की खुशी, इज्जत और सुकून होती हैं। नीचे से वामिका और रीवा की हंसी की आवाज आ रही थी। घर का माहौल पहले से हल्का लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि असली बदलाव सिर्फ बातों से नहीं आएगा। मुझे हर दिन अपने काम से साबित करना होगा। मेरी जिंदगी अब बदलने लगी थी, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे रोज की छोटी कोशिशों से ही पूरा होगा। और शायद एक दिन ऐसा आए जब लोग मुझे मेरी बेटियों के नाम से जाने और मुझे उस पर गर्व हो। और शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बेटियां मेरे नाम से नहीं बल्कि मैं उनके नाम से जाना जाऊंगा। उस रात के बाद मैंने बदलने की कोशिश शुरू तो कर दी थी, लेकिन सच ये है कि पुरानी सोच इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। कई बार जब कोई रिश्तेदार फोन पर पूछता कि अब तक कोई खुशखबरी नहीं है क्या, तब मेरे अंदर पुराना दर्द फिर से उठने लगता। लेकिन अब मैं उसे बाहर नहीं आने देता था। दिन बीत रहे थे। कमेटी की आखिरी रिपोर्ट आनी बाकी थी। मैं बाहर से आम दिखता था, लेकिन अंदर एक डर हर समय बना रहता था। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? एक दिन स्कूल से लौटते समय मैंने देखा कि मोहल्ले के बाहर कुछ लड़के खड़े हंस रहे थे। उनके बीच वामिका चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ सुन रही हो लेकिन जवाब ना दे पा रही हो। मैं पास गया तो वो सब अचानक से चुप हो गए। घर आकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो पहले बोली कुछ नहीं, लेकिन फिर धीरे से कहने लगी कि वो कह रहे थे कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा आया, लेकिन इस बार वो गुस्सा अलग था। इस बार मुझे उन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था जो वही सोच दोहरा रहे थे जो कभी मेरी थी। मैं उसी शाम उनके घर गया और उन लड़कों के पापा से शांति से बात की। मैंने साफ शब्दों में कहा कि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में सुनते हैं। अगर हम उन्हें बराबरी नहीं सिखाएंगे तो समाज कभी नहीं बदलेगा। फिर घर लौटते समय मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ अपनी बेटियों का बाप नहीं हूँ, बल्कि उनकी इज्जत की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। कुछ हफ्तों बाद कमेटी की रिपोर्ट आ गई। मुझे स्कूल बुलाया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे आखिरी वार्निंग के साथ नौकरी पर रखा जा रहा है, लेकिन आगे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और मैंने सर झुकाकर बात मान ली। बाहर निकलकर मैंने गहरी सांस ली कि चलो नौकरी बच गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि अब मैं अपने अंदर की गलत सोच से पूरी तरह बाहर निकलूं। उसके बाद मैं घर पहुंचा तो वामिका दौड़ती हुई आई। उसने खुशी से बताया कि उसने कंपटीशन में अपनी स्पीच देकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। उसने ट्रॉफी मेरे हाथ में दी। मैंने पूछा, किस टॉपिक पर स्पीच थी तुम्हारी? तो उसने कहा कि बेटियां घर की शान होती हैं। मैं कुछ पल चुप रह गया। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? तो उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर घर वाले साथ दें तो बेटियां आसमान छू सकती हैं। उसकी आंखों में भरोसा था और वो भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया। मैंने उसे अपने गले से लगाया, इस बार दिल से, बिना किसी झिझक के। अविका दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब शिकायत कम और सुकून ज्यादा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कर्ज अभी भी था, लेकिन मैंने खर्च संभालना शुरू किया। मैंने ट्यूशन बढ़ाई, कुछ पुरानी चीजें बेची और थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाने लगा। इसी बीच रीवा भी स्कूल जाने लगी। वो वामिका से अलग थी, ज्यादा हंसमुख और थोड़ी जिद्दी। एक दिन उसने आकर कहा कि उसे भी बड़ा अफसर बनना है। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा ताकि वो मुझे बड़ी कार दिला सके। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन दिल के अंदर एक अपनापन सा भर गया था। एक शाम समीरा घर आई। उन्होंने बताया कि अनाया का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया है, लेकिन फीस ज्यादा है। मैंने बिना सोचे कहा कि कुछ जरूरत हो तो बताइए, लेकिन बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
तो समीरा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें मेरे पुराने व्यवहार के बारे में पता था। मुझे महसूस हुआ कि असली बदलाव वही है जो सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी दिखे। साल गुजरते गए, वामिका 8वीं में पहुंच गई, पढ़ाई में आ गया और स्कूल में उसे हेडगर्ल बना दिया गया। जब वो मंच पर खड़ी होकर सबके सामने बोल रही थी, तब मैं नीचे बैठा हुआ उसे देख रहा था। मुझे वही छोटी बच्ची याद आई जो कभी नींद में डरकर कहती थी कि पापा गुस्सा मत होना, और आज वही बच्ची सबके सामने कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। प्रोग्राम के बाद एक टीचर ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी बहुत होशियार है, आपने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। और मैं कुछ पल चुप रहा। पहले मुझे लगता था कि मैं इस बात के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब लगा कि शायद मैं धीरे धीरे उस लायक बन रहा हूँ। रात को मैंने वामिका को अपने पास बिठाया और कहा, अगर मैंने कभी तुम्हें दुख दिया हो तो वो तुरंत बोली, आप बदल गए हो पापा, ऐसा नहीं कहिए। उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। मुझे माफ़ी मिल गई थी, लेकिन खुद को माफ़ करना अभी बाकी था। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ नाम का बाप नहीं रहूँगा, बल्कि सच में उनका सहारा बनूँगा। मैं हर महीने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अलग रखने लगा, उनके सपनों के बारे में बात करता, छुट्टी के दिन उन्हें बाहर घुमाने ले जाता। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। पहले जो चुप्पी थी, उसकी जगह हंसी ने ले ली। अब मैं समझ चुका था कि बेटियां खर्च नहीं बढ़ाती, बल्कि इंसान को बेहतर बनाती हैं। जो आदमी कभी बेटे की चाह में अंधा था, अब वही आदमी चाहता था कि उसकी बेटियां आगे बढ़ें और अपने दम पर दुनिया में नाम कमाएं। सच तो यह है कि जिस दिन एक बाप अपनी बेटी की आंखों में डर की जगह भरोसा देख लेता है, तो उसी दिन वो सच में बाप बनता है। मेरे लिए वो दिन आ चुका था, लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले सालों में मेरी बेटियां सिर्फ मेरी सोच नहीं, बल्कि मेरी पहचान बदलने वाली थी। बेटी के वो शब्द कि पापा अब आप बदल गए हैं, ऐसा नहीं कहिए, मेरे दिमाग में ये ऐसे ठहर गए जैसे किसी ने हवा को भी कुछ पल के लिए रोक दिया हो। ये बात बहुत आम थी, आवाज़ भी हल्की थी, लेकिन मेरे दिल पर असर उसका इतना गहरा हुआ था कि मैं तुरंत कुछ नहीं कह पाया। मैं बस उसे देखता रह गया था। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई पुराना हिसाब। वहाँ सिर्फ भरोसा था, सीधा और साफ भरोसा। और वही भरोसा मुझे अंदर तक हिला रहा था, जैसे किसी ने मेरे मन के बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी हो। रात का समय था, बाहर हल्की हवा चल रही थी, खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और रसोई से अविका के बर्तन रखने की धीमी आवाज आ रही थी। घर हर दिन की तरह ही था, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, लेकिन सच ये था कि मेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। मुझे पहली बार समझ आया कि बदलाव अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पलों में जन्म लेता है और इंसान को अंदर से बदलता है। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। मैं कैसे बोलता हूँ, किस तरह जवाब देता हूँ, किस बात पर बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ये सब देखने लगा। पहले मुझे लगता था कि मैं इस घर का बड़ा हूँ और सबको मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा कि मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, और अगर मैं गलत रहूँगा तो घर का माहौल भी वैसा ही रहेगा। एक शाम वामिका पढ़ाई कर रही थी। गणित का एक सवाल वो बार बार गलत कर रही थी। पहले होता तो मैं तुरंत डांट देता और कहता कि इतना सा सवाल भी नहीं आता है तुम्हें, लेकिन उस दिन मैं उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। मैंने उसकी कॉपी ध्यान से देखी और समझा कि गलती उसकी समझ में नहीं, बल्कि समझाने के तरीके में थी। मैंने उसे धीरे धीरे पूरा तरीका समझाया और उसे खुद सोचने दिया। जब उसने अपने हाथ से सही हल खुद निकाला, तो उसके चेहरे पर जो खुशी आई, वो मेरे लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर आप ऐसे पढ़ाया करेंगे तो मुझे सब समझ आता रहेगा। उसकी इस बात ने मेरे अंदर की कड़वाहट को थोड़ा और पिघला दिया, लेकिन हर दिन इतना आसान नहीं होता। एक दिन स्कूल में फिर वही पुरानी बातें सुनने को मिली। स्टाफ रूम में किसी ने हंसते हुए कहा कि दो दो बेटियां हैं भाई आदित्य की, बहुत हिम्मत चाहिए पालने के लिए। इस बात पर सब हंस पड़े। पहले मैं भी हंस देता था ताकि कोई मुझे कमज़ोर न समझे, लेकिन उस दिन मैं चुप रहा। मुझे उस हंसी में खालीपन महसूस हुआ। घर आते समय मन भारी सा था। सड़क की पीली लाइटें जल चुकी थी और मैं बाइक धीरे से चला रहा था। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या सच में बेटियों का बाप बनने के लिए हिम्मत चाहिए या सिर्फ सही सोच चाहिए। मैं घर पहुंचा तो रीवा दौड़ कर आई और मेरी टांगों से लिपट गई। उसने खुशी से बताया कि उसने आज खुद से जूते बांधे हैं।
उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके चेहरे पर जो गर्व था, वो साफ दिखाई दे रहा था। मैं नीचे बैठ गया और उससे कहा कि मुझे भी दिखाओ कैसे बांधे, तो वो फिर से खोलकर बांधने लगी। 2 बार उससे गलती हुई, लेकिन तीसरी बार उसने सही कर लिया था। फिर मैंने ताली बजाई और उसे गले लगा लिया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि अगर ये जिम्मेदारी हिम्मत मांगती है, तो हाँ, मुझे ऐसी हिम्मत चाहिए। दिन बीतते गए और घर में बातचीत बढ़ने लगी। अब हम साथ बैठकर बातें करते थे, हंसते थे। अभी कभी अब पहले जैसी डरी हुई नहीं लगती थी। वो हर समय मेरे चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश नहीं करती थी। शायद उसे भी लगने लगा था कि मैं सच में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रात खाना खाते समय वामिका ने अचानक पूछा कि अगर वो बहुत बड़ी बन गई तो क्या मैं उसे रोकूंगा। मैंने उससे पूछा कि किस बात के लिए रोकूंगा। तब उसने कहा कि अगर बाहर पढ़ने जाना पड़े या नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़े, तो क्या आप मना कर देंगे? उसका सवाल सीधा था, लेकिन मेरे लिए बहुत गहरा था। पहले वाला होता तो मैं शायद तुरंत मना कर देता, लेकिन इस बार मैंने जल्दी जवाब नहीं दिया। मैंने पानी पिया और मन ही मन सोचा कि क्या मैं सच में बदल रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि अगर तुम सच में कुछ बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। इस बात से उसकी आंखें चमक उठी। उसने फिर पूछा कि सच में? तब मैंने सर हिलाया और कहा कि बस एक शर्त है। उस वक्त वो थोड़ा घबरा गई और बोली कि क्या शर्त है? मैंने कहा कि जहाँ भी जाओ, खुद को कभी छोटा मत समझना और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी। उसकी उस मुस्कान में उसका सपना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। उसी बीच कर्ज का पुराना नोटिस फिर आ गया और इस बार ब्याज और बढ़ चुका था। अविका ने चुपचाप वो कागज मेरे सामने रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कागज पढ़ा तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक पल को फिर वही पुराना डर लौट आया, जिसमें खर्च, जिम्मेदारियां और आने वाले वक्त की चिंता एक साथ सामने खड़ी हो जाती है। उसी समय कमरे में दोनों बेटियां खेल रही थी और उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मैंने उस नोटिस को मोड़ कर रख दिया। पहली बार मैंने इस परेशानी को बेटियों से जोड़कर नहीं देखा, बल्कि मैंने खुद से कहा कि ये बोझ नहीं है, यही वो वजह है जिनके लिए मुझे और मजबूत बनना है। उस रात में देर तक जागता रहा। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और घड़ी की टिक टिक कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। मैं छत की तरफ देखता रहा और मन में तय किया कि अब कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लूंगा, न गुस्से में और न ही डर में। मैं पहले खुद को समय दूंगा और अपने घर को भी समय दूंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये उन दोनों बेटियों की मासूम आंखों की कहानी थी, जो हर दिन मुझ में एक अच्छा इंसान ढूंढ रही थी। और अब मैं सच में वैसा इंसान बनना चाहता था जिस पर वो गर्व कर सके। उस रात मेरी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ छत को घूरता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हुआ हो और मैं बस उसे पढ़ नहीं पा रहा। कमरे में हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की से आती हुई धीमी हवा पर्दे को हिला रही थी। अविका और मेरी दोनों बेटियां गहरी नींद में थी। उनकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस शांति में मेरा मन और भी बेचैन हो रहा था। मैंने धीरे से करवट बदली और पहली बार बिना किसी बहाने के खुद से पूछा कि मैं अब तक कैसा बाप रहा हूँ। ये सवाल सुनने में छोटा था, लेकिन उसके अंदर इतना वजन था कि मेरा सीना भारी हो गया। जवाब मेरे अंदर इधर उधर टकरा रहा था। मैं बीते सालों को याद करने लगा। मुझे वामिका का वो चेहरा याद आया जब वो बहुत छोटी थी और मेरी ऊंची आवाज सुनकर सहम जाती थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखता था, लेकिन तब मैंने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि मैं उसे क्यों डरा रहा हूँ। फिर उसका वो मासूम सवाल याद आया, जब उसने एक दिन धीरे से पूछा था कि पापा, आप हमेशा इतनी चुप और उदास क्यों रहते हो। उस दिन भी मैंने बात टाल दी थी और रीवा, जो हर बार मेरे पास आने से पहले अविका की तरफ देखती थी, जैसे पूछ रही हो कि क्या पापा के पास जाना ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली। सच ये था कि मैंने खुद ही अपने और अपनी बेटियों के बीच दूरी बना ली थी। मैंने कभी खुलकर उन्हें अपनाया ही नहीं, सिर्फ इसीलिए कि वो बेटियां थी। ये सोचते ही दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मैं खुद को हमेशा समझाता रहा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, जिम्मेदारियां निभाता हूँ। लेकिन उस रात समझ आया कि बुरा होना हमेशा चिल्लाने या मारने से नहीं होता। कभी कभी कम प्यार देना, बराबरी से ना अपनाना और मन में फर्क रखना भी गलत ही होता है। फिर सुबह जब मैं उठा
तो सीधे आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरा चेहरा तो अब भी वही था जो रोज देखता था, लेकिन उस दिन नज़र अलग थी। पहली बार मैंने खुद को बिना किसी सफाई के देखा। मुझे लगा कि अगर बदलना है तो यहीं से शुरू करना होगा। कुछ दिनों बाद अविका ने हल्की झिझक के साथ मुझसे कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैं समझ गया कि शायद वो फिर से माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेरे अंदर कई तरह के भाव एक साथ जाग उठे। मुझे डर भी था, जिम्मेदारी भी थी, और कहीं बहुत अंदर एक पुरानी आदत भी थी कि इस बार शायद बेटा हो जाए। ये ख्याल आते ही मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया। मैंने खुद से कहा कि क्या सच में अब भी मेरे मन में ऐसा फ़र्क है। मैं खुद को समझा रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी फ़र्क था। चेकअप वाले दिन मैं अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच चुपचाप बैठा था। हाथों की लकीरों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ लिखा हो। अविका अंदर थी और मैं बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। इस बार मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने बस ये कहा कि जो भी हो, मुझे उसे पूरी तरह अपनाने की ताकत देना। जब डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि सब ठीक है, तो मैंने राहत की सांस ली। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। इस दौरान मैंने खुद को सच में बदलने की कोशिश की थी। मैं वामिका के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई समझाने लगा। रीवा को साइकिल चलाना सिखाते समय उसके पीछे दौड़ता और उसके गिरने पर उसे डांटने के बजाय उसे हौसला देता। मुझे अब महसूस होने लगा कि घर का माहौल हल्का हो रहा है। एक दिन वामिका ने मुझसे कहा कि अगर घर में फिर बच्चा आए तो आप उसे बहुत प्यार करना। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हो? उसने सीधी सी बात कही कि आप बेटा चाहते थे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि वो सच ही तो कह रही थी। मैंने पहली बार उसे साफ कहा कि हाँ, मैं पहले ऐसा सोचता था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि ये सोच गलत थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर सर रख दिया। उस पल मुझे लगा जैसे उसने मुझे बिना कुछ कहे माफ कर दिया हो। फिर वो दिन भी आ गया जब अस्पताल के उसी माहौल में मैं फिर से खड़ा था और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तभी नर्स बाहर आई और मुस्कुराकर बोली कि मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। ये बात सुनकर मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। ये वही शब्द थे जिसके लिए मैंने सालों तक मन में फ़र्क रखा था। मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए, लेकिन वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, उनमें पछतावा भी था। मैंने खुद से पूछा कि अगर फिर बेटी होती तो क्या मैं इतना खुश होता? इस बार जवाब साफ था कि नहीं। जब मैंने उस छोटे से बच्चे को गोद में लिया, तो उसके साथ-साथ मेरी दोनों बेटियों के चेहरे भी आंखों के सामने आ गए। मुझे लगा कि ज़िंदगी तो पहले से ही पूरी थी, कमी सिर्फ मेरी सोच में थी। घर लौटकर मैंने मन में तय किया कि मैं कभी अपने बेटे को ऊपर और बेटियों को नीचे नहीं रखूँगा। सब मेरे ही बच्चे हैं और सब बराबर हैं। जब वामिका ने अपने छोटे भाई को गोद में लिया, तो उसके चेहरे पर सिर्फ अपनापन था। रीवा ने पूछा कि अब तो आप बहुत खुश हो ना पापा? तब मैंने उसे गले लगाकर कहा कि मैं तो पहले से ही बहुत खुश हूँ बेटा, और इस बार ये सच था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो हल्की सी तकलीफ अब भी उठती है कि काश मैं पहले समझ जाता। काश मैंने शुरू से अपनी बेटियों को बिना किसी फ़र्क के अपनाया होता। लेकिन शायद इंसान को अपनी गलती देखकर ही समझ आती है। मुझे बेटा मिल गया, ये सच है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी सोच बदलने का मौका मिला था। और सच कहूँ तो अगर मुझे चुनना हो कि मुझे क्या ज़्यादा कीमती लगा, तो मैं वही बदली हुई सोच चुनूंगा। क्योंकि बेटे ने मुझे खुशी दी है, लेकिन मेरी बेटियों के प्यार ने मुझे इंसान बनाया, और आज मैं सच में अपने आप को एक अच्छा बाप कह पाने की हिम्मत रखता हूँ। जब हम अस्पताल से घर लौटे थे, तो सच कहूँ मुझे फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। माहौल अलग था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाहर पहले से लोग खड़े हुए थे। किसी ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो किसी ने जोश से बधाई दी। मिठाई मंगवाने की बात भी लोगों ने खुद ही शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि इस बार तो दुगनी मिठाई बनती है। भाई, कोई हंसकर बोल रहा था कि अब जाकर घर को वारिस मिला है। कोई कह रहा था कि अब तो आदित्य भाई को चैन की सांस आई होगी। मैं सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और सर हिला रहा था, फिर धन्यवाद कह रहा था, लेकिन अंदर कहीं कुछ अटक सा रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या पहले चैन नहीं था? क्या पहले मेरा घर अधूरा था? कि जब मेरी बेटियां पैदा हुई थी, तब घर में अंधेरा था? लोगों की बातें मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग मुझे पीछे ले जा रहा था। मुझे पहली बेटी के जन्म का दिन याद आया, जब मैंने किसी को फ़ोन तक नहीं किया था। जो भी खबर फैली अस्पताल से ही किसी और ने बता दी थी।
लेकिन आज वही लोग मेरे कंधे थपथपा रहे थे और मुझे शाबाशी दे रहे थे। तब मुझे याद आ रहा था कि मैंने कभी अपनी बेटियों के जन्म पर खुद अपने कंधों पर हाथ रखकर गर्व महसूस नहीं किया था। घर के अंदर आया तो वामिका चुपचाप खड़ी होकर अपने छोटे भाई को देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, हल्की सी खुशी भी थी, लेकिन वो बीच बीच में मुझे भी देख रही थी, जैसे वो समझना चाहती हो कि अब पापा का चेहरा कैसा है, अब पापा का दिल किस तरफ झुकेगा। सच तो ये था कि अंदर कहीं एक हल्की सी तसल्ली जरूर थी कि समाज का एक दबाव हट गया, और ये बात मानते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी। मुझे पहली बार साफ समझ आया कि मैंने सिर्फ अपनी बेटियों के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी अन्याय किया है। मैं समाज की सोच से डरता रहा और धीरे धीरे उसी को अपनी सोच बना लिया। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं अकेला बैठा था। बेटा पालने में सो रहा था, मैं उसे देख रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी दोनों बेटियों के चेहरे आ रहे थे। मुझे याद आया जब वामिका 5 साल की थी और उसने अपने छोटे हाथों से एक कार्ड बनाकर मुझे दिया था, जिसमें लिखा था कि उसे अपने पापा से बहुत प्यार है। मैंने उस दिन बस हल्की सी मुस्कान दी थी और कार्ड को एक तरफ रख दिया था। मुझे रीवा का वो दिन याद आया जब वो दौड़ में जीती थी और बहुत खुशी से अपना मेडल दिखा रही थी। मैंने उसे कहा था कि ठीक है, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। आज अगर मैं इस बच्चे को सीने से लगा रहा हूँ और उसे अलग नज़र से देखूं तो क्या ये ठीक होगा? क्या ये बराबरी होगी? मैंने खुद से पूछा कि अगर आज फिर बेटी होती तो क्या मैं ऐसे ही शांत बैठा होता या अंदर से टूट जाता? इन सवालों ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। अगले दिन मोहल्ले में फिर से बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि अब तो मेरा सीना चौड़ा हो गया होगा। तब मैंने हल्की सी हंसी में बात टाल दी, लेकिन सच ये था कि मेरा सीना चौड़ा नहीं हुआ था, बल्कि और भारी हो गया था। भारी इसीलिए कि अब मुझे साफ दिख रहा था कि मैंने अपने ही घर में बराबरी नहीं रखी। मैंने कभी खुलकर अपनी बेटियों के जन्म का जश्न नहीं मनाया, और अब अगर मैं बेटे पर ज्यादा खुशी दिखा दूं तो ये फर्क सबसे पहले वही देख लेंगी। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि किसकी तरफ झुकाव ज्यादा है। और फिर शाम को मैंने जानबूझकर दोनों बेटियों को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाने का फैसला किया और बेटा घर पर अविका के साथ रहा। तब रास्ते में रीवा ने पूछा कि भाई को क्यों नहीं लाए। उस वक्त मैंने मुस्कुराकर कहा कि आज सिर्फ मेरी बेटियों की शाम है। मैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं खुद को याद दिला रहा था कि मेरी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू हुई थी और मुझे किसे सबसे पहले संभालना है। ऐसे ही चलते चलते वामिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले वो ऐसा कम करती थी, शायद उसके मन में अब भरोसा धीरे धीरे लौट रहा था। भरोसा समय लेता है और मैंने उसे खुद तोड़ा था। अब ये मानने में मुझे डर नहीं लगता। हाँ, मुझे बेटा मिलने की खुशी है और मैं इसे झुटलाना नहीं चाहता, लेकिन वो खुशी उछलती हुई नहीं है, वो शांत है, संभली हुई है। अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ बेटा होने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। अगर मैं सच में बड़ा हुआ हूँ तो इसीलिए कि मैंने अपनी गलती को पहचाना है। अब असली इम्तिहान ये नहीं है कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा। असली इम्तिहान ये है कि मैं उसे क्या सिखाऊंगा। अगर वो कभी ये कहे कि लड़कियां कम होती हैं तो क्या मैं चुप रहूंगा या उसी वक्त उसे रोक दूंगा जहां मुझे खुद को सालों पहले रोक लेना चाहिए था। मुझे लगता है मेरी कहानी बेटे के आने से खास नहीं बनेगी। अगर कभी बनेगी तो इसीलिए कि एक आदमी ने देर से ही सही लेकिन अपनी सोच को टटोला, उसे परखा और गलत को मान लिया। ये काम बाहर शोर मचाकर नहीं होता, ये काम अंदर की खामोशी में होता है, जहाँ इंसान खुद से नज़र मिलाता है। और माँ की बात याद आई। माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी कि बेटा याद रखना, बच्चे ऊपर वाले की देन होते हैं, इसलिए उनमें कभी फर्क मत करना, वरना ऊपर वाला एक दिन तुझसे भी हिसाब जरूर लेगा। जब भी वो ये बात कहती थी तो मैं हल्के से हंस देता था। मुझे लगता था कि माँ पुरानी सोच की बातें करती है और आज के समय में इतनी सीधी बातें काम नहीं करती। वो एक और बात बार बार दोहराती थी कि जिस घर में बेटियां खुलकर हंसती हैं उस घर में खुशी और सुकून खुद चलकर आता है। मैं उनकी इन बातों को सुन तो लेता था, लेकिन दिल से कभी समझने की कोशिश नहीं करता। शायद ये सच है कि मैं समझना ही नहीं चाहता था, क्योंकि समझता तो अपनी सोच बदलनी पड़ती। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कई बार लगता है जैसे माँ कहीं दूर से मुझे देख रही हो और मुस्कुराकर पूछ रही हो कि अब सच समझ आया या नहीं। जब माँ जिंदा थी तब मैं उनसे बहस कर लेता था। मैं उनसे कह देता था कि आप नहीं समझती, आज का जमाना अलग है।
लेकिन अब सोचता हूँ तो समझ आता है कि ज़माना नहीं बदला था, मेरी सोच ज़िद पर अड़ी हुई थी। अगर आज माँ मेरे सामने होती, तो शायद मैं उनके पास चुपचाप उनके पैरों के पास सर रखकर कहता कि आप सही थीं और मैं गलत था। ये मानने में मुझे अब शर्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई से भागने से बेहतर है उसे अपना लेना। आज मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। पहले मैं इन तीनों शब्दों को अलग-अलग तराजू में रखकर तोलता था। कहीं उम्मीदें अलग होती थीं, अब ऐसा नहीं है। अब सुबह जब मैं उठता हूँ, तो सबसे पहले मेरे कानों में बस एक आवाज़ गूंजती है कि पापा उठो। कभी बड़ी बेटी अपने स्कूल के काम के लिए मुझे बुलाती है, कभी छोटी बेटी दौड़कर मेरे पास आकर हंसते हुए मेरा चेहरा पकड़ लेती है, कभी मेरा बेटा आधी नींद में ही मेरा हाथ पकड़कर सो जाता। उसी पल समझ आता है कि बच्चे सच में बराबर होते हैं। फ़र्क बस हम अपनी सोच में फ़र्क बस हम अपनी सोच से बनाते हैं। मैंने अब जानबूझकर एक आदत बना ली है। हर रात सोने से पहले मैं तीनों बच्चों के पास जाता हूँ, उनके सर पर हाथ रखता हूँ, धीरे से उन्हें दुलारता हूँ। इसमें कोई जल्दी नहीं करता, उन्हें कहानियाँ सुनाता। कभी पहले बेटियाँ सो जाती, तो कभी बेटा पहले सो जाता। ये देखकर चेहरे पे दिल से आने वाली मुस्कान आ जाती। फिर मैं बस एक-एक करके उनके पास बैठता और उन्हें महसूस करता। अब मुझे लोगों की बातों का डर नहीं लगता। पहले मैं समाज की नज़र से खुद को देखता था, अब मैं अपने बच्चों की नज़र से खुद को देखता हूँ। मुझे अब बस एक ही डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे कभी ये महसूस न करें कि उनके साथ बराबरी नहीं हुई है। अगर उनके दिल में ऐसा कोई भाव आया, तो मेरी सारी समझ अधूरी रह जाएगी। मुझे लगा जैसे माँ फिर से मेरे पास खड़ी होकर कह रही हो कि देखा, प्यार देने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसे इन बातों की अभी समझ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस दिन वो समझने लायक होगा, उस दिन मैं उसे सबसे पहले यही सिखाऊंगा कि तेरी बहनें तेरे बराबर हैं। उनसे ऊपर होने का कोई अधिकार तुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि तू लड़का है। अगर मैंने उसे ये बात नहीं सिखाई, तो फिर मेरी अपनी सीख अधूरी रह जाएगी। आज मैं सच में खुश हूँ। यही खुशी सिर्फ बेटे के होने की नहीं है, ये खुशी इस बात की है कि मैं अब अपने बच्चों को बिना किसी शर्त के प्यार कर पा रहा हूँ। अब मेरी दोनों बेटियां खुलकर हंसती हैं और मेरा बेटा उनके बीच खेलता है, तो घर में जो माहौल बनता है, उसमें मुझे माँ की आवाज़ साफ सुनाई देती है, जैसे वो कह रही हों कि जिस घर में बच्चे बराबर हों, वही घर सच में बसता है। मैं मानता हूँ कि मुझे समझने में बहुत देर लगी, बहुत सी बातें मुझे समय ने सिखाई, लेकिन शुक्र है कि इतनी देर नहीं हुई कि मैं अपने बच्चों को बराबरी से गले न लगा सकूं। अब जब मैं तीनों को एक साथ अपने सीने से लगाता हूँ, तो मुझे किसी कमी का एहसास नहीं होता। न मुझे वारिस की चिंता है, न नाम की और न समाज की। मुझे बस ये सुकून होता है कि मैंने आखिरकार अपने बच्चों को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सोच को बदला है। और शायद सच यही है कि इंसान की असली जीत बाहर नहीं होती, उसके अंदर होती है। मैंने अपने घर में किसी नए सदस्य का ही नहीं, एक नई सोच का जन्म देखा है, और मेरे लिए यही मेरी कहानी का सबसे सच्चा और सुकून देने वाला अंत है। बेटा हो या बेटी, वो हमारे घर इसलिए नहीं आता कि वो हमारा घमंड पूरा करे या लोगों को दिखाने के काम आए, बल्कि बच्चे हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमारा दिल बड़ा हो, हम नरम बने और सही में अच्छे इंसान बन सके। जब हम अपने ही बच्चों में फर्क करते हैं, तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं होता, हम खुद भी अंदर से छोटे हो जाते हैं। ऐसा फर्क धीरे धीरे रिश्तों में दूरी डाल देता है और घर का माहौल भी बदल जाता है। बाद में चाहकर भी वो खालीपन आसानी से नहीं भरता। हम अक्सर इस बात से खुश हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या समाज क्या सोचेगा, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हमारे अपने बच्चे हमारे सामने खुलकर हंसें और उन्हें ये यकीन हो कि घर में सबकी बराबर जगह है। सच्ची खुशी तालियां या बधाइयों से नहीं मिलती, वो तब मिलती हैं जब बच्चे ये महसूस करें कि उन्हें जैसा है वैसा ही अपनाया गया है और उनसे बिना किसी शर्त के प्यार किया जाता है। आखिर में सबसे बड़ी दौलत पैसा या नाम नहीं होता, सबसे बड़ी दौलत ये होती है कि हम अपने बच्चों को बराबरी, इज्जत और सच्चा प्यार दें। प्यार में बराबरी ही असली विरासत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।